स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें इंग्लिश कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन से हमारे जितने भी सब्जेक्टिव हैं सारे के सारे सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस इसमें करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक दिया गया है कि आई एम थ्रिल्ड दैट मे इज फाइनली हियर। यहाँ पे बोला गया है कि मई महीने आ चुका है और वो जो है बहुत ही उत्साहित है। इस तरह का ये पैराग्राफ दिया गया। मई महीना है, रोमांचित हो चुका है क्योंकि जो है ये गर्मियों में मीठा स्वाद ले सकता है, जो कि तरबूज जो इसको मिलेंगे खाने के लिए। तो एक बच्चे का ये पैसेज है, पैराग्राफ है, बच्चे की बातें इसमें हो रही हैं। इसका अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पैराग्राफ है, जो आप भी जैसे कि किसी महीने का इंतजार करते हैं कुछ खाने के लिए, तो उस तरह का ही एक पैराग्राफ है। उसने अपनी एक्साइटमेंट बताई है कि वो तरबूज खाने के लिए कितना उत्साहित है। अब जो है इसके बारे में, तरबूज के बारे में सब कुछ बताया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई इज द ऑथर एक्साइटेड दैट मे हैज अराइव्ड। तो यहाँ पर बोला गया है लेखक जो है इस बात से क्यों उत्साहित है कि मई आ गई है। तो यहाँ पर लेखक उत्साहित इसलिए है कि वो टेस्ट जो है ना समर में वाटरमेलन्स का, वो लेने के लिए उत्साहित है कि हाँ भैया अब मई आ गई है, अब वाटरमेलन खाने को मिलेगा, इसलिए वो उत्साहित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया हाउ लॉन्ग विल द वाटरमेलन्स बी अवेलेबल। तो यहाँ पूछा गया है तरबूज जो है कब तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये लगभग 3 महीने तक उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें बोला गया है व्हाट अदर समर फ्रूट्स डज द ऑथर एंजॉय। तो और कौन कौन से समर फ्रूट जो है ये कभी इसमें मजे लेता है या खा सकता है। तो यहाँ पर पीचेस हैं, प्लम्स हैं और स्ट्रॉबेरीज हैं। ये सारे के सारे जो है खा सकता है। ठीक है, जिसमें आलू बुखारा बोलते हैं, आड़ू बोलते हैं। ठीक है ना, प्लम्स है और स्ट्रॉबेरीज तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद है व्हाट डज ऑथर प्लान टू डू ऑल समर। तो पूरी गर्मी लेखक क्या क्या योजना बनाता है या क्या उसकी योजना है। तो ऑथर का प्लान है ईट वाटरमेलन्स एवरी डे ड्यूरिंग द समर, यानी कि प्रतिदिन जो है तरबूज खाने की योजना जो है वो बनाता है। इसके और पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ आया था, प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ऑन फूड। आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से जो है ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये पैराग्राफ है, इसको हमने कलर्ड इसलिए किया है क्योंकि इसके आंसर्स ये कलर में ही हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू प्लांट नीड टू मेक फूड। तो पहला है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा कि भैया यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है पीले कलर में। तो यहाँ पे पीले कलर में देखिए प्लांट्स नीड सनलाइट, सनलाइट की आवश्यकता होती है उन्हें। उसके बाद जो नेक्स्ट सनलाइट एंड वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बकेट इज केप्ड ऑन ए पैच ऑफ ग्रास। तो यहाँ पे पूछा गया क्या होता है जब बाल्टी को घास के ढेर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, जो place a bucket over a patch of green grass. After few days, lift the bucket. You will see that the grass is not as green anymore. जो पहले जितना हरा था उतना हरा वो नहीं रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, why does this happen। और ये ऐसा क्यों होता है। तो this happens because grass cannot make food in the dark, यानी कि अंधेरे में जो है ग्रास, जो घास है, पेड़ पौधे, वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। और व्हाट हैपन व्हेन द बकेट इज रिमूव्ड। तो उस समय क्या होता है, द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, जो है वो दोबारा खाना बनाने शुरू कर देता है कि उसको प्रकाश मिल जाती है बकेट को हटाने से। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे आंसर्स हो गए। अब आते हैं हम रीड करना है फिर से पैराग्राफ को, और उसके बाद में हरी लिव्स इन ए बिग सिटी। अब यहाँ पर छोटा सा एक जो है एग्जाम्पल दिया गया एक बच्चे के बारे में, और उसकी थोड़ी सी जो भी डिस्कस की गई है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। अब इस डिस्कशन के हिसाब से जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर यह पैराग्राफ आप पढ़ लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन के आंसर क्या देना है। तो हरी भाई कहाँ रहता था तो हरी जो है एक बिग सिटी में रहता था, बड़े शहर में रहता था। व्हाट डज हरी सन डू। तो इसमें हम सीधा सीधा कह देंगे कि जो हरी का बेटा जो है बहुत ही नटखट और आलसी था, लेजी बॉय था। ठीक है, वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनता था और दूसरे शरारती बच्चों के साथ गलियों में खेलता था। और वेयर इज सोनू टेकन टू। तो सोनू कहाँ ले जाया गया। तो सोनू इज टेकन टू द स्कूल। सोनू जो है स्कूल ले जाया गया। इसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन सोनू स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। तो क्या हुआ जब सोनू ने जो है स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया था। तो आप आसानी से बता सकते हो, जब स्कूल जो है जाने लगता है तो वो है कई बच्चों को वहाँ पर देखता है जो अपने जो है शिक्षकों का पालन करते हैं और अच्छी आदतें सीखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें समझाई जाएंगी। ठीक है, और जो है वो वहाँ पर लिखना और जो है क्या कहते हैं उसको, पढ़ना भी सीखते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर दूसरे खुद को बदलना भी शुरू करते हैं, स्टार्ट चेंजिंग हिमसेल्फ। इसके बाद जो है इसका और पार्ट में है, सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सरदार पटेल के ऊपर जो है पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आप सिंपली इसके आंसर्स देंगे। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, व्हाट इज सरदार पटेल नॉन एज। तो सभी को आंसर दिख रहा है कि अच्छी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सरदार पटेल नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये पहला ही आपके वर्ड यहाँ पे लिखा है। सारे आंसर्स पैराग्राफ में होते हैं, जो एंसियन पैसेज होते हैं इनको बड़े तरीके से और सावधानी से जो है इनको पढ़ना है। उसके बाद आपसे कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप इसको पढ़ करके सॉल्व करना सीखोगे। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको
पैराग्राफ को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको पैराग्राफ में ही जो है सारे आंसर मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब भी आपको पैराग्राफ आए तो एक बार जो है क्वेश्चन पैराग्राफ को जरूर रीड कर ले, क्योंकि आपके पैराग्राफ बड़े नहीं आते। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपके पैराग्राफ जो है बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। उसमें जो है अभी से अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, यानी कि आपने अभी अभी जितने भी पैराग्राफ है पढ़ना नहीं सीखा, तो बाद में जो बड़े पैराग्राफ है वो आप नहीं पढ़ पाओगे और ना ही समझ पाओगे, कि वहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाती है। जो यहाँ पे लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने पहला कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा व्हाट वाज सरदार पटेल एबल टू डू। तो सरदार पटेल जो है वो क्या करने में सक्षम थे, ये पूछा गया है आपसे। समर्थ थे। तो सरदार पटेल जो है सही पदों के लिए सही लोगों का चयन करने में जो है बहुत ही समर्थ थे। और इन विच सेंचुरी वाज सरदार पटेल ए ग्रेट लीडर। तो किस शताब्दी में जो है सरदार पटेल जो है एक महान नेता थे, तो वो 20वीं शताब्दी में एक महान नेता थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, विच वार टुक प्लेस व्हेन ही वाज द होम मिनिस्टर। जब वह गृह मंत्री थे तो कौन सा युद्ध हुआ था, तो वहां पर जो है भारत पाकिस्तान युद्ध जो है हुआ था जब वह गृह मंत्री थे। ठीक है, 1947 में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे रीड करना है वैसे ही पैराग्राफ जैसे हमने बात करी ऊपर। तो अब जो है पैराग्राफ जो है स्टोरी ना होकर के आपके क्या हो गई, कविता हो गई है। तो कविता टाइप में आपको जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इस कविता को पढ़नी है, पैराग्राफ को समझ लेना है। समझने के बाद जब आप इसको समझोगे, क्योंकि इसमें लिखा है विद इन ए प्रिजन सेल, यानी कि एक जेल के अंदर, ऑल नाइट आई लाई अवेक, और जो है मैं पूरी रात जो है जगा रहा, माई थॉट्स गो बैक टू एट माई होम, और जो मेरी जो भी सोच है वो मेरे घर पे जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई। आप एक एक चीजें पढ़ोगे, एक एक चीज समझते जाओगे, जब तक पढ़ोगे नहीं कुछ समझ में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज द नरेटर इन द पोएम। तो अभी अभी हमने बात किया कि ये पोएम में कहां पर है, वो एक जेल में है, तो प्रिजन सेल में है। वाई इज द नरेटर सैड, नरेटर क्यों सैड है, तो वो अपने वाइफ के लिए और अपने चिल्ड्रन यानी बच्चे के लिए जो है सैड है, दुखी है। और उसके बाद में व्हाट इज द सीन एट होम, और इसी पोएम में बताया गया कि जो है वहां पर उसके बच्चे जो है वो हंग्री हैं और उसकी वाइफ जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और वहां पर जो है खाना भी नहीं है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। तो एट हिज होम देयर इज नो फूड, चिल्ड्रन आर हंग्री एंड हिज वाइफ इज नॉट वेल। सारा का सारा जब ये कविता पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस तरह से आंसर आपको लिखना था। इसके बाद इसके और पार्ट में जो है, मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। तो ये आपका मून वाला पैराग्राफ दिया है। अब पैराग्राफ को पढ़ते ही फटाफट आपको क्वेश्चंस दे दोगे आप आंसर्स। जब आपको एक बार पैराग्राफ पढ़ने की आदत हो जाएगी तो आपसे आंसर्स नहीं छूटेंगे, और जो देख करके आंसर्स लिखने होते हैं उनको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मून कंपेयर टू। तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो कि सीधा सीधा कि मून जो है यानी कि आपका चांद जो है ये किससे इसका तुलना किया गया है, तो क्लॉक इन द हॉल से तुलना किया गया। हमने पहली लाइन में ही इसको पढ़ लिया था, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ने की आदत डालो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आने लग जाएगा। नेम द एनिमल्स दैट लाइक टू बी आउट बाई द मून लाइट। तो आपको वो नाम बताने हैं जो एनिमल्स जो है मून लाइट में जो है वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो वो कौन सा आपके एनिमल्स होते हैं, इसमें कैट होते हैं, माउस होते हैं, डॉग होते हैं, बैट होते हैं, जो आपके चमगादड़ होते हैं, सारे के सारे मून लाइट में यानी कि चांदनी रात में जो है या चांद निकलने पे बाहर आते हैं। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इज द मून डिस्क्राइब्ड एज मेल और फीमेल, कॉट द लाइन विच शोज द मून्स जेंडर। तो आपको बताना है कि किस लाइन में जो है आपको बताएगा कि मून जो है फीमेल है या फीमेल है। तो आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देखेगा, सी साइंस ऑन थीव्स ऑफ द गार्डन वॉल। ठीक है, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर। तो यहाँ पे हर आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, तो आपको सिंपली पता चल रहा है कि इसका जेंडर जो है फीमेल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है आपसे एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच एनिमल मैसेस अप मिसेस ग्रीनिस यार्ड। तो ग्रीनिस यार्ड में कौन, जो ग्रीनी का यार्ड था, यार्ड का मतलब हो गया आपके घर के सामने थोड़ी सी जगह जो होती है, तो उस यार्ड में जो है कौन सा जानवर जो है वहां पर मैस कर रहा था, यानी कि जो है कह सकते हैं कि उस यार्ड में जो है वो खराब कर रहा था। उसको मैस मतलब होता है खराब करना, तबाह करना, बेकार करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वहां पे। आपने अगर इसको पढ़ा है चैप्टर को तो ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि वो डॉग था। ठीक है, और बाकी आप उसको लाइन को सही तरीके से बना करके लिखेंगे, जो कि यहाँ पे हमने दिया है। मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए चलता हूँ। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है लेखक खुद को सिनेमा में किस स्थिति में पाता है, तो वो जो है सिनेमा के अंदर अपने आप को होपलेस पाता है, निराशाजनक पाता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और उसमें जो है सिंपली क्या है कि वो जो है उसको हेल्प भी लेनी पड़ती है अपने वाइफ की। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट डू बर्ड एंड वुमेन सिंबलाइज इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम। तो एक समय की बात है ये, ठीक है ना। इसमें जो है आपसे पूछा गया वंस अपॉन टाइम कहानी में पक्षी और स्त्री किसका प्रतीक हैं। तो आपको बता देना है सीधा सीधा, जो कहानी इसमें है, इसमें जो है आपका वर्ड किसका है, तो बर्ड जो है वो भाषा का प्रतीक है। ठीक है, बर्ड क्या है, हैंड ऑफ वन ऑफ द यंग विजिटर सिग्निफाइज द लैंग्वेज। ठीक है, ये भाषा का प्रतीक है। और वुमेन जो है ये फेमस है किस लिए, विजडम के लिए। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करती है प्रैक्टिस्ड राइटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि अभ्यासी लेखिका की प्रतीक है। सीधी सी बात है अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है आपसे, हाउ इज इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि हम बोल सकते हैं द फंडामेंटल पॉलिसी लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, ठीक है, मेक्स द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ द अदर कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज पॉटर एमिट। तो पॉटर जो है किस तरह का जो है गंध उत्सर्जित करता है, तो वो जो है एक जो है खट्टी सी गंध जो है कैसी होती है, सल्फर जैसी, ठीक है ना, वो जो है वहां पर एमिट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड रिच मैन डू टू गैदर गोल्ड। अब जो है यहाँ पे पूछा गया है कि जो अमीर आदमी है उसने सोना इकट्ठा करने के लिए क्या किया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन को सही तरीके से इसको लिखना चाहिए था, तो हमने इसका आंसर छोड़ दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर वाई इज लाइफ बिटर इन टाउन्स। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो विलियम कॉपर हैं उनके अनुसार नगरों का जीवन जो है बेकार क्यों है, ठीक है, बिटर मतलब कड़वा क्यों है, खराब क्यों है, कटु क्यों है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि जीवन क्यों कटु है वहाँ का या खराब क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का जो है विशेष ध्यान नहीं रखा है, नेचर का जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता। वहाँ पर नेचर जो है पूरा का पूरा जो है चारों तरफ वहाँ पे देखोगे हर चीज जो है प्राकृतिक, जिसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, अप्राकृतिक होगी, ठीक है। तो वो सच में नहीं होगी, मतलब बनाई होगी, मैन मेड होगी, मशीन से बनाई होगी, इस तरह के, ठीक है। वहां तक कि जो है वहां पर सब कुछ जो है आपके अगर देखें तो वहां पे जो है सूरज, चांद, प्राकृतिक हवाएं, पेड़ों से जो प्रकृति के उपहार मिलते हैं, शाकाहारी और पक्षी सभी जो है सभी इन सब चीजों से दूर है, उनके प्यार से दूर है, उनके गीतों से दूर है। और इसके बाद में यहाँ पे पूछा गया, हाउ डू जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। तो यहाँ पूछा गया है जो सीधा सीधा कि जो है रोगों के कीटाणु कीटाणु जो हैं वो कैसे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर जो है आपके डिजीज ग्रो का होता है इनसाइड द गार्बेज इन वेयर पॉलीथीन बैग्स आर लेइंग इनसाइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर जो है गार्बेज होते हैं, ठीक है, गार्बेज मतलब कूड़े कचरे वाले जो पॉलीथीन में अगर बैग्स में कुछ गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, तो वहां पर जो है उसके विद इन, ठीक है, गार्बेज इन, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हल्कू वार्म हिमसेल्फ इन द ऑर्चार्ड। तो बगीचे में उसने कैसे अपने आप को गर्म रखा। और जो है आप जितने भी सॉल्यूशन है उसके पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी की लिंक वीडियो के माध्यम से बताई जाती है। उस वीडियो के आप जा करके आराम से सारे पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में एज इट इज जो आप देख रहे हैं वीडियो में, चाहे आपका मैथ्स हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ में आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप उसको पूरे पीडीएफ को जो है विद इन आंसर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा उसने कैसे गर्म किया अपने आप को, तो उसने जो है क्ले पाइप को कम से कम 10 टाइम तो 10 टाइम्स तो स्मोक किया। उसके बाद जो है उसने झबरा को भी अपने पास में सुला लिया था, और उसने जो है छोटा सा जो बगीचा था, ऑर्चर्ड था, उसमें भी उसने आग लगा दी थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमने 3 पॉइंट में डिस्क्राइब किया, हल्कू डिड द फॉलोइंग थिंग्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म। तो उसने कुछ ये तरीके, निम्न तरीके किए अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो उनको हमने पॉइंट से लिख दिया ताकि हमको आसानी से याद रहे। और व्हाट डिड सन एंड मून सी इन द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर जो पूछा गया, सूर्य और चंद्रमा ने रेफ्रिजरेटर में क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि वहां पर बर्फ की खीर दिखाई दी उन्होंने, पुडिंग इन द रेफ्रिजरेटर, किसका, आइस पुडिंग। आइस पुडिंग को बोलते हैं बर्फ का खीर, है ना, मतलब बर्फ का छोटा सा जो बना हुआ दिखाई देता है आपको, फ्रिज में आपने देखा ही होगा। और जो है उसमें पूरा का पूरा जो है कैसा दिख रहा था, वो जो है लुक लाइक लिटिल पिंक हाउस विद वाइट स्नो। और वो जो है एक गुलाबी, छोटा सा गुलाबी घर जो है वाइट स्नो के साथ लग रहा था, यानी कि सफ़ेद जो है बर्फों के साथ लग रहा था। और जो है उसके रूफ एंड ग्रीन विंडोज ऑन द रूफ, ऑन ग्रीन विंडोज एंड ए ब्राउन डोर। और जो है वहां पर क्या देखा उसने, एक हरी खिड़की और एक जो है भूरा दरवाजा भी देखा। स्टक इन द डोर देयर वाज नोट फॉर ए हैंडल। और वहां पर जो है दरवाजे में फंसा एक हैंडल जो है वहां पर भी, वो भी नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पैराग्राफ लिखना है आपको। पैराग्राफ किस पे लिखना है, कल्चर ऑफ इंडिया, किसी एक पर लिखना है। यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ लिखना होता है कभी भी एग्जाम में, तो किसी एक पे ही लिखना होता है। तो या तो कल्चर ऑफ इंडिया पे लिखें, या टिप टू, यहाँ पे राजगीर जो है इस पे आप लिख सकते हैं, एक ट्रिप टू राजगीर। तो राजगीर की कोई राजगीर जगह है, उसकी आपने यात्रा की, उसके ऊपर लिख सकते हैं। क्लीनिनेस, साफ सफाई के ऊपर लिख सकते हैं, स्वच्छता जिसको बोलते हैं। ये रेलवे जर्नी, यानी कि एक रेल यात्रा के बारे में। और जो है यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति कहलाती है, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसमें से किसी एक पे लिखना, हमने सारे लिखे हैं, आप सभी को याद करें क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में लिखा, पैराग्राफ आप पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद हमने ए ट्रिप टू राजगीर जो है वहाँ का जो यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है।
तो आप इसको भी याद कर सकते हैं इसी लैंग्वेज में। और इसके बाद जो है हमने क्लीनिनेस, स्वच्छता के ऊपर भी लिख दिया है पैराग्राफ। तो स्वच्छता, हर पैराग्राफ को जो है हमने इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है ताकि बच्चे आसानी से याद कर पाएं। और फिर एक रेलवे जो है ये रेलवे जर्नी, उसके बारे में, जो हिंदी का पेपर था उसमें रेलवे जर्नी ना होकर के आपके प्लेटफॉर्म का दृश्य और इनसाइड द प्लेटफॉर्म वगैरह पूछा गया, इनसाइड द ट्रेन का भी पूछा गया था। अब इसके बाद जो है आपका इसका रेलवे जर्नी के बाद में जो है हमने लास्ट वाला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ दिया है। तो हर पैराग्राफ को आप रीड करें एक बार, आप जैसे रीड करेंगे आपको माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको क्या है, योर यंगर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन करना है उनको, हर ऑन सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन नाइन्थ क्लास में जो है उसको अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसको जो है आपको एक लेटर लिख करके जो है आपको बधाई देनी है। तो आप जो है हमेशा अपना एड्रेस जरूर मेंशन करेंगे, चाहे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो ना दिया हो। अगर नहीं दिया है तो आप अपना घर का एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस, अपने हॉस्टल का एड्रेस, अपने आस पड़ोस का एड्रेस यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस को यहाँ यूज करना है, अगर आपको बोला जाएगा कि यूर एड्रेस क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद डेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेट नहीं मेंशन करोगे तो नंबर कटते हैं इसके। यहाँ पर डेट जरूर मेंशन करना है, आईएमपी में लिख लीजिए कि ये नहीं छोड़ना है। एड्रेस में तो आप कुछ भी लिख दो, एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जैसे ये लिखा है ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन डेट नहीं छोड़ना, डेट में नंबर कट जाता है, ठीक है। आप फिर सिस्टर का अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप डियर सिस्टर करते हुए निकलोगे। और फिर उसके बाद जो भी आप अपनी तरफ से उसको बताना चाहते हो कि उसने जो है सिक्योर की है फर्स्ट पोजीशन, उसके लिए जो है उसको बहुत ही ज़्यादा आप जो है उसको बधाई दे रहे हो। और जो है वो आप जानते हो कि उसके बारे में उसमें अंदर जो है क्षमता है, वो बहुत ही भविष्य के प्रति जो है बहुत अच्छी लड़की है। इस तरह की बातें जो इसमें लिख दोगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, इसको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया यू आर अमर। अब यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था। सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ योर स्कूल, आप जो है सेक्रेटरी भी हैं, अमर नाम है आपका, और जो है आप स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के। राइट करना है नोटिस, 60 से 70 वर्ड्स में इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, एनुअल स्पोर्ट्स टू बी हेल्ड शॉर्टली, जल्द ही जो है एनुअल जो है वार्षिक जो आपका खेल होता है वो जो है आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में नोटिस जो आपको बताना है। तो आप जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी स्कूल यूज कर सकते हो। आप अपने स्कूल का नाम लिखो, गवर्नमेंट वाले स्कूल का नाम लिखो, या केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखो, या फिर नवोदय का लिखो, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि कौन से स्कूल की बात हो रही है, बस ये बता रहा है कि आप अपने स्कूल के स्पोर्ट काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पे नोटिस जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे, और डेट जरूर मेंशन कर देना, आप जरूर मेंशन करना, डेट जो है आपको मेंशन करना ही करना है। हम भूल जा रहे हैं लेकिन हम बताएंगे, बाई चांस हम नहीं लिख पाए तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जिस दिन का डेट है, सपोज करो आज की बात करें तो आज का आप डेट मेंशन कर सकते हो 17/01/2023, ये हो गया। अब जो है आपको उसको सीधा सीधा क्या कर देना है, आपको जो भी नोटिस उसमें डालना है कि आपका जो एनुअल स्पोर्ट्स डे है वो जो 23 को आप जनवरी को मनाने के लिए जो है ये सूचना दे रहे हो, ठीक है। वेरियस स्पोर्ट्स जो है होंगे, उसमें कौन कौन से खेल होंगे, क्रिकेट होंगे, खो खो होंगे, और लेमन रेस हो सकता है, नींबू वाला, आपने शायद कई लोगों को नसीब होता है, ये रेस कई कई स्कूलों में आयोजित किया जाता है। और ठग ऑफ वार, कैरम, चेस वगैरह, बैडमिंटन, ये सारे के सारे जो है आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस दिन में, जिस दिन ये रखा जाएगा प्रोग्राम। और द प्रोग्राम विल स्टार्ट, और इसका टाइमिंग भी दे देना है आपको, कितने बजे स्टार्ट होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है हेयर बाय इन्फॉर्म्ड टू गिव देयर नेम्स, अब जो है स्टूडेंट्स को ये आदेश दिया जाता है या उनको जो है सूचना दी जा रही है कि अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, क्लास टीचर है, जो भी हैं, उनको जो है ये क्या करें, अपने अपने डिटेल्स दे दे कि वो कौन सी चीज में भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि फर्दर इंक्वायरी के लिए अगर कोई भी और सूचना चाहिए तो आप कांटेक्ट करें अंडरसाइंड को। अंडरसाइंड कौन है, आप हैं, क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ योर स्कूल। तो आप लिखोगे अपना नाम, अमर सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे लिख दोगे अमर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें रिपोर्ट ऑन द विजिट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर टू योर स्कूल, आपके स्कूल में जो है एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए हैं तो उसके ऊपर जो है विजिट हुआ है उनका, तो आपको जो है सिंपली लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आप जो है ये रिपोर्ट किसके ऊपर लिख रहे हो, ठीक है, रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है आप किसके द्वारा है, तो यहाँ पे बाई आप लगा दोगे, बाई किसके द्वारा है, और डेट यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है लास्ट संडे, और यहाँ पे भी आप चाहो तो मैक्सिमम मैं चाहूंगा कि आप डेट मेंशन करें, डेट हमेशा मेंशन करें। और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके वो हुआ था वो सब कुछ आप इसमें बता देंगे। तो इस तरह का आप आराम से देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन। और इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपको रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट को जो है डिस्क्राइब करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपने दे दिया और हो गया, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। जो भी आपके मन में आते हैं थॉट्स वो लिख सकते हैं, और चाहे हमने जो थॉट्स लिखे हैं यहाँ पे आप इनको भी यूज कर सकते हैं। सिंपल थॉट्स लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन। हम जब डिजाइन करते हैं तो एक हम सोचते हैं कि एवरेज बच्चा जो 8वीं क्लास का भी 9वीं क्लास का बच्चा भी हो तो उस लैंग्वेज को आसानी से समझ पाए, कैच कर पाए, पकड़ पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको राइट एन एप्लीकेशन, अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द अनसेटिस्फैक्टरी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी
फॉर स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर पानी की उपलब्धता जो है सही तरीके से नहीं है, इसके लिए जो है आप वहाँ पर उनको सूचना देना चाहते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे, क्योंकि आपके स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपने स्कूल का नाम या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर कोई भी सरकारी स्कूल का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे, और डेट आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर इस डेट को यहाँ पे भी देख सकते हैं। दोनों जगह का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आप कहीं भी डेट जो है दे सकते हैं। इस डेट को आप ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन होगा आप साइड में दें या फिर नीचे दें। और उसके बाद जो है टू द प्रिंसिपल करते हुए जो भी आपको परेशानी लग रही है, समस्या लग रही है, जो हमने सोची है कि हाँ जो सुफिशियंट वाटर जो है वो नहीं मिल पा रहा है कुछ दिनों से, उसके बारे में यहाँ पे हमने समझाया है। किस ब्लॉक में नहीं मिल रहा है या किस क्लास के पास नहीं मिल रहा है, वो भी चीज़ हम बता सकते हैं। उसके अलावा हम बता सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है और जो है वो पानी जो है सप्लाई कम है, ठीक है। और भी है, हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो कभी कभी पानी में गंदगी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम बना करके आसानी से जो है एक पैराग्राफ छोटा सा एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको पूछा गया है यू आर सौरभ, अब यहाँ पे आपको नाम दिया गया है, आपको एक स्पीच लिखनी है 60 से 70 वर्ड्स में, कीपिंग योर लोकेलिटी क्लीन। आपको अपने जो आपका घर है, आपका घर का एरिया है, उसको क्लीन रखने के लिए जो है एक स्पीच बनानी है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन से स्पीच आपकी स्टार्ट होती है, आपको सभी को पता है, तो ये जरूर आपको करना है। या फिर हेलो, या फिर रिस्पेक्टेड डियर मैडम सर, जो भी हम, आपने कई बार ये स्पीच सुना होगा स्कूल में, कई छात्रों ने छात्राओं ने आपके सामने स्पीच दिए होंगे आपके प्रार्थना सभा में या फिर किसी फंक्शन पे। तो हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले वेलकम करते हैं जो लोग भी वहां पर प्रेजेंट है, उसके बाद आपको लिख देनी स्पीच, ठीक है, आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं उसके बारे में। तो इस तरह का स्पीच जो हमने लिखा है, और इस स्पीच को आप जो है इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो यू आर ऋतिक राइट है मैसेज, अब आपको छोटा सा एक मैसेज लिखना है 30 से 40 शब्दों में मात्र, जो है आप ऋतिक हैं, ठीक है, और आप रवि से जो है बोलना चाहते हैं कि कम ओवर टू योर हाउस, यानी कि रवि को आप अपने घर पे ऋतिक जी बुलाइए, ठीक है। रवि जाएगा ऋतिक के पास में, यहाँ पर जाना चाहता है, मतलब बुलाइए आप, क्यों कि इवनिंग, फॉर द इवनिंग टू कंबाइन स्टडी, आज शाम को बुलाना है, आप ऋतिक हैं, आप रवि को बुलाएंगे शाम को कंबाइन स्टडी के लिए, ठीक है। तो आपको एक मैसेज देना है उसको, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हे रवि, क्योंकि आप रवि को बुला रहे हो, तो हे रवि या हाय रवि, और आई एम ऋतिक, जो भी आप मैसेज देने वाले हैं अपना नाम लिख दें। उसके बाद होप यूअर स्टडीज इज गोइंग वेल, तो हम कहेंगे आशा है कि आपकी जो है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई एम फाइन हेयर, और मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। आई एम राइटिंग दिस मैसेज बिकॉज आई हैव सम डाउट इन मैथ्स एंड साइंस एंड आई नो यू आर वेरी गुड हैंड इन दीज सब्जेक्ट्स। तो मैंने ये मैसेज या संदेश आपको इसलिए लिखा है कि मुझे कुछ समस्या है मैथ और साइंस में, और मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा जो साइंस और मैथ में जो हाथ है, या फिर बोल सकते हैं जो आपका नॉलेज है, वो बहुत ही बेहतरीन है इन सभी विषयों में। सो प्लीज कम ओवर टू माई हाउस इन द इवनिंग, ये पूरा का पूरा हमने ले लिया है। तो यहाँ पे देखो, प्लीज कवर टू माई हाउस, ठीक है, इन द इवनिंग फॉर कंबाइन स्टडी, तो ये हम पूरा ही लिख देंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम क्वेश्चन का उठा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सो प्लीज कम ओवर टू माई हाउस इन द इवनिंग फॉर कंबाइन स्टडी, दिस विल हेल्प मी टू क्लियर माई डाउट्स, और जो है यह मुझे मदद करेगा मेरे जो भी सवाल हैं उनको सुलझाने में। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, और जो है मेरा जो भी आदर सम्मान है अपने आंटी और अंकल को दे दो, ठीक है, मतलब उसके माता पिता को दे दो, और थैंक्स कहते हुए हम इसको समापन कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन कैसे आपको आंसर करना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा, समझे होंगे कि किस तरह से आंसर्स को लिखना है, क्या तरीका होता है। ये सारी वीडियोस में हर बार आपको समझाया जाता है कि इस तरह से लिखोगे तो आपके बेहतरीन मार्क्स होंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें और सभी PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।